ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट ओसीएम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो बुक है आपका, उसमें चैप्टर नंबर 12 को हमने शुरू किया था, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, है ना। फिर उसके कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये जो आज मैं कवर करने वाला हूं ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कीजिएगा। तीन कॉन्सेप्ट जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, कंपलसरी एकदम आएगा ही आएगा, है ना। वैसे टाइप के ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, है ना। जब हमारी कंट्री का एकदम हालत बहुत खराब हो रहा था, है ना, जब एकदम कंट्री में कैसा हो रहा था, पुअर परफॉर्मेंस हो गया था सारे पब्लिक सेक्टर का, है ना। मैनेजमेंट बिल्कुल इनएफिशिएंट हो गया था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट घटता जा रहा था, है ना। कंपटीशन एकदम से मार्केट में नहीं था। तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट ने जब देखा, 40 साल का गैप खत्म हुआ, 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट एनालाइज करते करते इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई हमारे को अपने इकोनॉमी में कुछ नया बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मींस चेंजेस टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर टू इंप्रूव इट परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, है ना। अगर हमारी कंट्री की चीजों का एफिशिएंसी बढ़ाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगा, उनके स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा, है ना। और सबसे जो बड़ा बदलाव था, तीन बड़ा बदलाव, इसी तीन चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही हम प्यार से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन, जब पहले का समय था ना, तो बहुत सारे पेपर वर्क्स होते थे, बहुत सारे लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट था, है ना। तो वो सारी चीज को रिड्यूस करने का जो काम हुआ, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, लिबरलाइजेशन, है ना। कंपनीज को बोला गया कि भाई तुमको अब इतना पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंस की कई सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो लिबरलाइजेशन। ओके, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है सर? तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन आप एक्चुअल में ओवरव्यू ले लीजिए फिलहाल। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, प्राइवेट सेक्टर। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लेट सपोज करते हैं ये पूरा ग्लोबल है, ये एक कंट्री है, ये कंट्री को पूरे ग्लोब के साथ जोड़ दिया, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब एक एक करके सारी चीजों का आपके सामने डिस्कशन करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वही चीज आपको जैसे आंसर में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाई, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन। अब पूछेंगे सर किस चीज का रिडक्शन, टुकड़े में पढ़िएगा, अच्छे से याद होगा। लिबरलाइजेशन मींस रिडक्शन, किस चीज में, तो इन restrictions and control imposed by the government। जो भी restrictions and controls, barriers जो भी गवर्नमेंट लगा के रखी थी पहले, वो सारी चीजों को कम करने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्री। मतलब कई सारी चीजों पे बहुत सारे कंट्रोल्स, बैरियर्स थे, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम फ्री हो, आराम से काम कर सकते हो। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। रिपीट करेंगे, लिबरलाइजेशन मींस रिडक्शन इन restrictions and control imposed by the गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट इंपोज करके रखी थी, लगा के रखी थी, कंट्रोल्स एंड बैरियर्स, वो सारी चीजों को रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम लिबरलाइजेशन बोलेंगे। देखिए अगला पैराग्राफ में देखिए, टिल जुलाई 1991 वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स एंड बैरियर्स वर इंपोज्ड। जो भी इंडस्ट्री चालू करते थे उन पे बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे कंट्रोल्स, बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता था। बट आफ्टर 1991, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज NEP 1991, है ना, 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि जो भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को है उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, घटाना शुरू कर दिया उन्होंने। इन सर्टेन सेक्टर कंट्रोल्स हैव रिमूव्ड कंप्लीटली। कुछ सेक्टर्स तो ऐसे थे जिसपे गवर्नमेंट ने बोला कि बिल्कुल ही आपको रूल्स फॉलो करने नहीं है, है ना। कुछ सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने अपना रूल फिर भी लगाया, जैसे
कौन सी कंपनीज बच गई थी? अल्कोहल कंपनीज हो गई, सिगरेट कंपनी हो गई, ड्रग्स कंपनीज हो गई, है ना। ये सारी कंपनीज पे कंट्रोल्स लागू थी, बट बाकी कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके ऊपर से पूरा ही उन्होंने कंट्रोल्स हटा लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, क्या इफेक्ट देखने को मिला लिबरलाइजेशन का। ओके, सो बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लिबरलाइजेशन होने से इफेक्ट क्या क्या देखने को मिले, है ना। कुछ तो असर हुआ होगा, है ना। लिबरलाइजेशन कुछ अगर चेंज करते हैं, हम बदलाव करते हैं अपनी चीजों में, तो कुछ असर देखने को मिलता है। तो क्या असर देखने को मिला? तो सबसे पहला तो असर देखने को मिला कि द बैरियर्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पहले कॉन्सेप्ट चलता था FII वाला, अब FDI भी पॉसिबल है। FII क्या होता है सर? तो FII का मतलब होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज में सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, है ना, फिजिकली आके यहां बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट था FII, है ना, सिर्फ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अब उनके लिए ये भी पॉसिबल है कि FDI कर सकते हैं। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो लोग आके यहाँ पे अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो द बैरियर्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, टैक्स सिस्टम पे जो कंट्रोल्स थे वो मिनिमाइज कर दिया गया, है ना। पहले टैक्स सिस्टम बहुत सारी कंपनीज को अगर चालू होना था तो उनको बहुत सारे टैक्सेशन का फेस करना पड़ता था, तो वो सारी चीजों पे रिलीफ मिला, है ना। द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी रुपीज, ध्यान दीजिएगा, पहले हम सिर्फ डॉलर सुनते थे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अब हमको इंडियन रुपीज का भी नाम सुनने को मिलता है ना। तो रुपीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन लाइसेंस राज। अच्छा सर, लाइसेंस राज का मतलब क्या होता है? बहुत लाइसेंस लेना पड़ता था ना पहले, अगर आपको इंडस्ट्रीज ओपन करना है तो लाइसेंस के बिना आप ओपन नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया? लाइसेंस राज हैज बीन ऑलमोस्ट रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। जो चीजों को मार्क कर रहा हूं वो सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, ठीक है। वेरियस इंसेंटिव्स आर बीइंग गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इंसेंटिव दिया कि आप बेचो, सामान एक्स्ट्रा बनाओ, बाहर देश में बेचो, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट बेनिफिट देती थी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम इजियर, आप आसानी से बाहर से गुड्स इंपोर्ट करके ला सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट पे भी इंसेंटिव दिया गया और इंपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया, ठीक है। यहां देखिए लास्ट पॉइंट बहुत मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। फेमा क्या होता है सर? यहां लिख लेता हूं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप पूरा लिखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैनेजमेंट को। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या MCQ में आ सकता है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग फेरा। ये आर के जगह पे बस इतना ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन है, रेगुलेशन। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चलता था, लेकिन उसको रिमूव करके गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? मैनेजमेंट। आप रेगुलेटर नहीं हो, आप सिर्फ उसको मैनेज करोगे, ठीक है। तो फेरा को हटा के क्या लाया गया? फेमा लाया गया। ओके, अगला पॉइंट, MRTP एक्ट। पहले मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव, बात को सुनिएगा, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, है ना। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट चलता था, उसको भी हटाया गया। गवर्नमेंट ने बोला तुम जाओ। कौन आएगा? कंपटीशन एक्ट 2002 में लाया गया, रिप्लेस करके MRTP एक्ट को, ये कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जब आपसे लिबरलाइजेशन का मतलब पूछा जाए या लिबरलाइजेशन का पूरा डेफिनेशन पूछा जाए तो भी आप ये काम कर सकते हो, या तो इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन पूछा जाए तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से रिविजन लीजिएगा। बढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ओके, सो बच्चों अभी अपन ने लिबरलाइजेशन खत्म किया, अब हम बढ़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। अच्छा सर, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट है पूरी तरीके से फोकस थी पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की ही कंपनीज पूरे इंडिया की इकोनॉमी को संभालती थी, ठीक है। लेकिन टाइम बढ़ता गया, उससे ये देखने को मिला कि भाई गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो आराम से काम करते। चले जाओ ना SBI बैंक में चले जाओ, SBI बैंक में चले जाओ, या कोई भी गवर्नमेंट बैंक में, अभी भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उनका हमेशा लंच चलता रहता है या उनका हमेशा कुछ ऐसा प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ने खुद को एनालाइज किया
और बोला कि भाई ऐसे तो हमारी कंट्री पीछे चली जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर्स का रोल देखते हैं, मतलब प्राइवेट पर्संस को इनवाइट करते हैं बिजनेस फील्ड में, है ना। इससे क्या होगा, देखो भाई प्राइवेट पर्संस कैसे होते हैं पता है, वो लोग का मेन फोकस प्रॉफिट होता है, तो वो किसी भी हद तक जाते हैं, कंपटीशन लाते हैं मार्केट में, सामान बेचते हैं, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लाते हैं, ठीक है, हाइजेनिक तरीके से काम करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट करना प्राइवेट सेक्टर में, ध्यान दीजिएगा, द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिजनेस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। अच्छा सर, यहां नीचे आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है, लेट सपोज करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है ना कि पब्लिक सेक्टर का कुछ शेयर, पार्शियल शेयर, मतलब कंपनी का कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट पर्संस को बोलती है कि तुम आओ और मेरे कंपनी का शेयर खरीदो, ठीक है। तो मिल के काम करते हैं, जिसको अपन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो दोनों मिलके काम करेंगे, कोई गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा रोल रखती है, बाकी पूरे शेयर्स किसको बेच देती है, प्राइवेट पर्संस को बेच देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बुला के अपनी कंपनी का शेयर बेच देती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। आ जाए क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ओके। प्रायर टू 1991 देयर वर स्टैग्नेशन। अच्छा सर, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कुछ चीजें जब रुक जाती है ना, बिल्कुल भी उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे इस तरीके से चल रहा है, हार्ट बीट ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन, है ना। ये है चेंजेस आते रहना, ये है स्टैग्नेशन फेज, ठीक है। एंड स्लो ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, दो चीज देखना, 1991 के पहले क्या देखने को मिलने लगा, स्टैग्नेशन एंड स्लो ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स प्राइवेटाइजेशन हैज बीन अडॉप्टेड, या तो इंट्रोड्यूस्ड, प्राइवेटाइजेशन लाया गया, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन की तरफ। देखिए पढ़ते हैं कि सर प्राइवेटाइजेशन का कैसा कैसा इफेक्ट हो सकता है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के भी दो इफेक्ट होते हैं। एक तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और इस साइड आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या क्या हो सकता है भाई पॉजिटिव इफेक्ट, तो पहला देखिए क्या लिखा है, राइज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है उनका एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरीके से वो काम करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमको कंपटीशन है ना। तो देखिए गवर्नमेंट वाले कंपटीशन का टेंशन नहीं लेते, है ना, ट्रेन में गंदगी है तो रहने दो, कोई बात नहीं, बाथरूम भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात आ जाएगी प्राइवेट सेक्टर्स की, तो वो लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं, अरे भाई हमसे मिस्टेक होगा, दूसरा कोई फायदा उठा लेगा। तो क्या होगा कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट क्या देखने को मिला, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी चेंज हुआ, जितना पहले प्रोडक्शन होता था उससे ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग क्वालिटी वाले प्रोवाइड करने लगे। ये लोग क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ज्यादा यूज करने लगे। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब कंपटीशन आता है ना मार्केट में, तब इनोवेशन आता है। इनोवेशन मतलब मैं क्या ऐसा नया करूं जिससे मैं सबसे आगे रह सकूं, ठीक है। तो प्राइवेट वाले क्या करते हैं, इनोवेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। क्रिएशन ऑफ सिस्टमेटिक मार्केट, एक सिस्टम तरीके से मार्केट चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसा तैसा नहीं, ऐसा नहीं कि आप गए बैंक में और बोले कि मुझे काम करवाना है, उन्होंने बोल दिया कि अभी तो लंच का टाइम है ना, 4 बजे है तो भी लंच चल रहा है, 11 बजे है तो भी लंच चल रहा है, वैसा टाइप में नहीं, है ना। वो सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट को रन करते हैं। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये लोग जैसा ही एंट्री लेते हैं ना, कंपटीशन आना तय रहता है, ठीक है। ये लोग मूड बना के आते हैं ना। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये लोग क्या करते हैं पता है, जो भी रिसोर्स इनके पास अवेलेबल है, भले वो एम्प्लॉई हो, भले वो पैसा हो, जमीन हो, वो सारी चीजों को पूरी तरीके से एकदम निचोड़ लेते हैं। हाँ भाई तुम्हारे को पूरी तरीके से हम यूज कर लेंगे मैक्सिमम। ये सारी चीजें हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव इफेक्ट को। आते हैं कि भाई नेगेटिव इफेक्ट क्या देखने को मिला हमें प्राइवेटाइजेशन से। तो पहला तो देखिए एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैंने अभी डिस्कस किया ना, ये लोग निचोड़ लेते हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना उनको पूरी तरीके से यूज करते हैं। तो एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग, है ना। कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट करते, कभी कभी लो क्वालिटी का गुड्स दे के ज्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं, है ना। ओके, मिस यूज ऑफ पावर बाय टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होता है
वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो नीचे रह रहे लोगों हैं उनको परेशान करते हैं या उनको कुछ ऐसा नुकसान करते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किसी के हाथ में बहुत पैसा है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे होंगे जो बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रहा होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर बहुत नीचे रह जाता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्राइवेट सेक्टर, अच्छा हम गवर्नमेंट सेक्टर क्यों प्रायोरिटी में देते थे, क्यों चाहते थे कि हमको सरकारी नौकरी लगे? क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी होती थी। भले तुम लंच कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले कैसे होते हैं पता है, तुम अगर नहीं करोगे काम तुमको निकाल देंगे, दूसरे को बुलाएंगे, है ना। तो एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी टू प्रॉफिट। ये लोग प्रॉफिट ही पे मेन फोकस रखते हैं, बाकी जाए भाड़ में। एम्प्लॉइज को टेंशन हो रहा है कोई बात नहीं, कंज्यूमर को टेंशन हो रहा है कोई बात नहीं। ये लोग क्या करते हैं ना, इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्राइवेटाइजेशन का, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से 10 मिनट बैठ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा चीजें। बढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन की तरफ। ओके, सो बच्चों वर्ड समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अच्छा, ग्लोबल का मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड के ऊपर बात किया जा रहा है। तो समझिए ना, ये पूरा जो ग्लोब है ना, वो पूरा एक विलेज है। एक विलेज मतलब सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबका एक दूसरे से कोई रिलेशन है। भले रोजगार के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूं या रशिया जा रहा हूं, या वहां के लोग यहाँ कंपनी खोल रहे हैं, वहां का प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है, हमारा प्रोडक्ट वहां बिक रहा है। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, पूरी दुनिया एक विलेज के तौर पे काम कर रही है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। लेट सपोज करते हैं ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री, ये सारे अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है। तो यहां पे इसके थ्रू लिखे, ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, है ना। कंट्रीज के इकोनॉमी को कनेक्ट करना किसके साथ, विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। भाई सारी कंट्रीज का कनेक्शन किसके साथ जोड़ देना, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने पूरा ग्लोब के साथ अपना जो प्रोसेस है, सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, सामान बेचना, खरीदना, वहां से मशीन लाना, है ना, ये सारे प्रोसेस को शुरू कर दी। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन। आई होप बात समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विथ द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। यहां से आप अलग पढ़ेंगे, यहां से आप अलग पढ़ेंगे। टू कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, ये दोनों का जोड़ देना, इसी चीज को अपन ने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ेंगे। टू डेवलप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज ऑन द एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर बिजनेस और इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो एक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ने वाली थी, है ना। अच्छा, इंडिया बोलेगी हमारे तरीके से चलो, यूएसए बोलेगी हमारी तरीके से चलो, रशिया बोलेगा हमारे तरीके से चलो, जापान बोलेगा नहीं मेरा रूल चलेगा। तो वहां पे पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक प्लान बनाया कि भाई एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ WTO। तो उन्होंने क्या बनाया, सारे लोगों ने मिलकर क्या बनाया, WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO को इनिशिएट किया गया, ये 1995 में आया था, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आया था, लेकिन ये पहले से ही चल रहा था, जिसका नाम था गैट। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा बाबू, फुल फॉर्म इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे, है ना। गैट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। ये है गैट का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, WTO कौन से ईयर में आया था वो भी पूछा जा सकता है, गैट कौन से ईयर में आया था वो भी पूछा जा सकता है, 1948 में आया था, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट किया गया जिसकी बात हर कंट्री सुनता था कि हाँ भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि इतना ही टैक्स लेने का तो इतना ही टैक्स लेगा, है ना। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। मीनिंग याद कर लीजिए, इंट्रो को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ेंगे हम अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले हमको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए, सो बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले, क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। तो देखिए पॉजिटिव क्या क्या देखने को मिला भाई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे, पहले इंडस्ट्रीज को कैसा था, लिमिटेड था कि हमको यही कंट्री में ही हमारे बेचना है सामान, लेकिन अब क्या हो गया कि भाई वो सामान एक्स्ट्रा बनाना शुरू कर दिए, ताकि क्योंकि उनको पूरे दुनिया में सामान बेच सकते हैं, है ना। उसके बाद इंक्रीज्ड कंपटीशन,
ग्लोबलाइजेशन आने के कारण क्या हुई कि भाई उनके सामान हम तक भी बेचना है, तो कैसा है ना कि हमको ऐसा हो गया, कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं कोई एक मोबाइल फोन बना रहा हूं, है ना, तो मेरे को खाली मेरा ही कस्टमर है, मेरे कंट्री का कस्टमर है, वो खाली मेरा मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता है, बाहर की भी कंट्री के भी मोबाइल फोन से मेरा कंपटीशन रहने वाला है ना। तो इंक्रीज कंपटीशन, ये सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिला। क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स, ये सबसे अच्छा बेनिफिट मिला कि भाई पहले कंज्यूमर के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होता था कि हमको यही खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है, उनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है ना। एमआई का फोन नहीं जमा तो वन प्लस का उठाएंगे, वन प्लस का नहीं जमा तो हम दूसरा वीवो, जो भी फोन है, बहुत सारे फोन अवेलेबल है, नहीं तो आईफोन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। होल वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई बाहर से कंपनीज आना शुरू हुई इंडिया में, है ना, तो यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना शुरू हो गया। इकोनॉमिकल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है ना, कंपटीशन रहेगा तो कस्टमर का फायदा होगा, ठीक है। उनको कम पैसा, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम पैसे पे उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना शुरू हो गया। इजी टू सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज, अगर आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो वो आसान तरीके से आप चालू कर सकते हो। आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इसका बेनिफिट कैसे मिला, है ना। जब जहां पे इंडस्ट्रीज बनना शुरू होता है ना, जहां पे पूरा दुनिया के लोग आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू ही हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जब हम दुनिया से जुड़े तो हमको पता चला कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो हमारी कंट्री भी एजुकेशन पे पूरी तरीके से फोकस करने लगी, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन का? बिल्कुल भी नहीं। अब नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं। क्या होना शुरू हो गया, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होना शुरू हो गया, मतलब डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हुआ, पेड़ कटने लगा नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमको देखने को मिला, है ना। ग्लोबल इनइक्वालिटी क्या है भाई, जो ऐसी कंट्रीज जो पहले से पावर में थी, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो क्या हुआ, वो और ज्यादा डेवलप्ड होने लगी, है ना। और जो डेवलपिंग थी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो लोग ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। तो ये ग्लोबल इनइक्वालिटी देखने को मिला कि वही लोगों ने पूरे मार्केट को कवर कर लिया, है ना। कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, ये सारे लोगों ने क्या किया ना, ये सारी कंट्रीज ने ही पूरे वर्ल्ड पे कवर बना लिया, ठीक है। देन कल्चरल इरोजन, जैसे अपने इंडिया का कुछ कल्चर था, है ना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम बाहर वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, तो हमारे जो एक्चुअल में कल्चर्स थे वो इरोड होना शुरू हो गया, दैट इज खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन, जाहिर सी बात है ना, कि बाहर के लोग आए तो उनको क्या है, सिर्फ काम करवाने से मतलब है, वो पैसा देंगे, लेबर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। थ्रेट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये क्या है सर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे थ्रेट हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, बाहर के लोग आएंगे तो वो लोग बेवकूफ तो लोग नहीं है, वो सब बड़े बड़े लेवल के इंडस्ट्रीज है, जैसे नाइकी का शूज वाला आया, है ना, इंडिया को कवर कर लिया। अब यहाँ के जो जूता बनाने वाली कंपनीज थी उनकी हालत खराब कर दी, क्योंकि हमारे इंडिया उस लेवल के इंडस्ट्रीज थोड़े थे उस टाइम पे, है ना, ठीक है। लार्जर यूनिट्स गेट मोर प्रॉफिट एंड डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जो एसएसआई है ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज सर्वाइव करने में भी टेंशन हो रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनीज आती थी वो लोग बड़े लेवल पे काम करके बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज शोज मोर लॉयल्टी टू होम कंट्री। अच्छा, समझते हैं ये होम कंट्री और होस्ट कंट्री क्या होता है सर? ये मान लीजिए ये इंडिया का रिलायंस इंडस्ट्री है, तो ये इसके लिए कौन सा कंट्री है? होम कंट्री। ये इंडिया इसके लिए कैसा कंट्री है? होम कंट्री। लेट सपोज करते हैं यही रिलायंस अपना बिजनेस चलाता है जाके यूएसए में, तो ये इसके लिए कौन सा कंट्री है? होस्ट कंट्री। जहां पे हम बिजनेस रन कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज होस्ट कंट्री। जाहिर सी बात है, रिलायंस अपना लॉयल्टी किसके साथ रखेगा? इंडिया के साथ रखेगा, है ना। तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो अपना लॉयल्टी किसके साथ शो करते हैं? होम कंट्री के साथ रेदर देन होस्ट कंट्री, ठीक है। ये एक तकलीफ देखने को मिलता है। अरेंजमेंट फॉर मार्केट सेटअप बिकम्स डिफिकल्ट। अब अचानक से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, अब कैसे कैसे पूरा देखें, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग आना शुरू कर दिए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये मार्केट सेटअप करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है। ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो। ये चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, है ना। सिर्फ एक्सेप्ट किस चीजों का 3 फैक्टर्स बचा हुआ है हमारा, है ना। तो एक वीडियो ये चैप्टर पे और आएगा, देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। मिलेंगे अगले वीडियो में।